हेलो, जय हिंद साथियों। तो हम सब लोग जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हुए घटना चक्र के ज्योग्राफी का जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, कल का जो ग्रुप डिस्कशन हुआ उससे जो आगे है, आज भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जनजाति है और भाषाएं हैं। हम सब लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के राज्य के बारे में। बताइए, तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कब से हुआ है? 26 जनवरी 2020 से। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल जिले उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर नगर, शामली एवं बागपत जिले तक राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। तो मतलब क्या हुआ? वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र, मतलब कि हरियाणा उप क्षेत्र के तहत कौन कौन आता है? जैसे फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, मेवात हो गया, पानीपत, पल्लव, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, ये सब आता है किसके? हरियाणा उप क्षेत्र के तहत। और उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत आता है मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर नगर, शामली और बागपत जिला। तथा राजस्थान उप क्षेत्र के तहत कौन आता है? अलवर और भरतपुर जिला। राजस्थान उप क्षेत्र के तहत कौन आता है? अलवर और भरतपुर जिला शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंच कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। सबसे देखिए 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा तो सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़ा राज्य। देखिए, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो कौन होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा आंध्र प्रदेश। हाँ, तो ये क्या जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाला कुल 8 राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य कितने राज्य? 8 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश उसमें और एक केंद्र शासित प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश से जो राज्य मिलता है भारत का, उसमें से 8 राज्य उत्तर प्रदेश मिलता है और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है। देखिए, जो कि इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश कौन कौन राज्य मिलता है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, बिहार, उत्तराखंड। हाँ, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा से वर्तमान में 5 राज्य। मध्य प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा से 5 राज्य। कौन कौन राज्य? 5 राज्य है। एक गुजरात। देखिए, 5 राज्य से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश कौन कौन? मध्य प्रदेश से राजस्थान, मतलब गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से जो ना गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से 5 राज्य। मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है? भोपाल, जो कि 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल जो है ना, कर्क रेखा से किधर है? दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं किस किस से मिलती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। मतलब आंध्र प्रदेश से 5 राज्य मिलता है और मध्य प्रदेश से भी 5 राज्य मिलता है और उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक हो गया? तो आंध्र प्रदेश से कौन कौन मिलता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। यदि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए, यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए, पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यमन क्षेत्र को जोड़ा जाए
तो सीमा 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगी है, मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु। हाँ, तेलंगाना आज किस किस से मिलता है बताइए? तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक की सीमाएं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक की सीमा किससे किससे मिलती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मतलब 6 राज्य से मिलती है। कर्नाटक की सीमा। हाँ, और कर्नाटक और केरल की सीमा 2 राज्यों से, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल की सीमा 2 राज्य से, कर्नाटक और तमिलनाडु। पांडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्य से मिलती, 3 मतलब केरल की सीमाएं अगर जो है ना, केरल में अगर पूछेगा तो सीधे 2 अगर एक केंद्र शासित, अगर पांडुचेरी के माहे को जोड़ दिया जाए, हाँ, तो 3 केरल के 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु की सीमाएं किस किस से मिलती है? 3 राज्यों से मिलती है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु जो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 केंद्र शासित मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती है। तमिलनाडु का जो कराइल क्षेत्र को अगर जोड़ दिया जाए, हाँ, तो 3 गो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। किसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 गो राज्य हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी का एक कराईकल क्षेत्र। कराइल क्षेत्र हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। पंजाब राज्य की सीमा जो है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। पंजाब किसे किसे लगे हुए हैं? राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पंजाब से लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़ राज्य से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ से हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है, मतलब कि 7 सिस्टर के नाम से कौन कौन राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए इसमें फंसाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, मतलब पूर्वोत्तर राज्य, उसमें 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बोलिए, असम बोलिए, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, इसको याद रखिए। ये पूछता है कि इसमें से 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है, तो सिक्किम नहीं आता, मणिपुर भी तो नहीं आता, मतलब सिक्किम के बारे में पूछता है, मणिपुर तो नहीं, मणिपुर तो दूर है। जी मणिपुर तो आता है 7 सिस्टर, 7 सिस्टर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सब आता है। यहाँ से देखा जाए कि पश्चिम बंगाल की सीमा है ना, हाँ, सब आता है। सिक्किम हो जाएगा, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरह से हम सब लोग मैप से देखेंगे, ठीक है। दिख ही नहीं रहा है, बताइए। हाँ, तो 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। असम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है। हाँ, असम की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन है बताइए? असम को पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, 7 गो। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य मणिपुर, जो कि स्थलबद्ध है, ठीक ना। कैसा है? इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। किसका? मणिपुर का। मणिपुर कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वत किस्म की है। फुमडिज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप है। फुमडिज क्या है? मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड है। मणिपुर में। हाँ, इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतीर्णों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है।
फुमडिज विलुप्त प्राय है हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास है। फुमडिज किसका निवास है? हरिण प्रजाति संगाई। हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास है कि कौन? फुमडिज। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 2019 के अनुसार 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का कितना भाग वनावरण? 79.33%। हाँ, 79.33%। राजस्थान या मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नाम से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी पावर के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक को किसका? सिलिकॉन स्टेट नाम से, ठीक ना। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगल से आच्छादित है। मलनाड कहाँ का है? पहाड़ी, यहाँ का कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश जो कि घने वन से आच्छादित है। क्या है? मलनाड जो है घने वन, कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है। हाँ, जो घने जंगलों से आच्छादित है। हाँ, घने जंगलों। इस क्षेत्र आते हैं और देखिए पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था? आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खान से। कोल्लूर की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ कहाँ का क्षेत्र है? महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र। विदर्भ कहाँ का है? महाराष्ट्र का जो है उत्तर, महाराष्ट्र जो है ना उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है विदर्भ, ठीक ना। विदर्भ का नाम आप बहुत सुने होंगे रणजी में। बताइए, प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है। विदर्भ के क्षेत्र में कौन कौन डिवीजन बताइए? 2 डिवीजन। कौन कौन? एक हो गया आपका नागपुर, एक हो गया अमरावती। विदर्भ के क्षेत्र में नागपुर और अमरावती आता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर अमरावती मतलब विदर्भ के क्षेत्र के अंतर्गत कितना आता है? 2। नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। लातूर कहाँ में है बताइए? लातूर महाराष्ट्र में। इसमें भूकंप कब आया था? 30 सितंबर 1993 को। और यह समुद्र से कितना ऊंचाई पर है? 631 मीटर है। तो चलिए हम सब लोग इसका प्रश्न आंसर करते हैं, ठीक है। लातूर किस प्रांत में बताइए? महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र का कैसा है? अंग है। यह 41वां बीपीएससी प्री 1996 में पूछा हुआ था। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। यह कहाँ है? पाट अंचल कहाँ अवस्थित है बताइए? पाट अंचल आपका हो गया झारखंड में। देखिए पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। और पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? छोटा नागपुर प्रदेश झारखंड में, जो कि 44वां बीपीएससी 2000 में पूछा था पाट अंचल कहाँ है, ठीक है। झुमरी तिलैया पर गीतों के फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झारखंड में झुमरी तिलैया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर। आंध्र प्रदेश का कोल्लूर खान। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? कैसा है इसका? पर्वतीय है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाछ से बंधे अवतीर्ण और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। फुमडी, जो कि ये पूछा था क्वेश्चन फुमडी। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन। ये आईएएस 1998 में पूछा हुआ था
कि मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतीर्ण और सरती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इस द्वीप को क्या बोलते हैं? हुमडीज। हुमडीज के बारे में पढ़े हैं? हुमडीज क्या है? लोकटक, मणिपुर के लोकटक झील में तैरने वाला क्या है? द्वीप है। क्या है? हुमडीज क्या है? मणिपुर की लोकटक झील है जो नहीं, लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है। लोकटक झील है, उसमें द्वीप वाला द्वीप है। कौन? हुमडीज। हाँ, तो ये 1998 में IAS में पूछा था। बताइए, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाता है? कर्नाटक। कहाँ कहा जाता है कि भारत में सिलिकन वैली स्थित है? बेंगलोर। बेंगलोर में। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मिलान कीजिए। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पालनपुर कहाँ है? पालनपुर गुजरात हो गया। हुबली कहाँ है? हुबली हो गया आपको यहाँ पे कर्नाटक में। गुंटूर कहाँ है? गुंटूर उड़ीसा में हो गया। आंध्र प्रदेश। इस बोलता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मैदान है वहाँ। झारखंड में छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में मालनाड। ये गलत है। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अभी बताए थे मालनाड, जो कि यहाँ दे दिया आंध्र प्रदेश में मालनाड, जबकि आंध्र प्रदेश में नहीं है ये मालनाड। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि घने वनों से आच्छादित। ये यूपी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए। अच्छा, ये बताइए, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा कर रहे तो नीचे दिए हुए विकल्पों से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों कौन सा सही क्रम? अगर लोग पश्चिम से पूर्व जा रहा है, ये IAS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा कर रहे हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों से मिलने वाले 4 नगरों में से कौन सा सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर। क्या ये सही है? पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं, नहीं सही। बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, ये सही है। पश्चिम से पूर्व बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। दरभंगा बिहार में। नौगांव असम में। तो ये पश्चिम से पूर्व हो गया। ठीक है। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। हाँ, सही है। ये सही है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अवरोही क्रम बताइए। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम। हाँ, पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा, तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तब बिहार आ जाएगा। मैंने क्षेत्रफल में पूछ रहा है। हाँ, क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे इस ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है ये। बताइए, किन राज्यों में मतलब किस राज्यों का क्षेत्रफल सबसे कम? किस राज्यों का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए। तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। ये IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? बताइए तो। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। बताइए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? जनसंख्या के द्वितीय हो गया आपको उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से द्वितीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय। जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी महाराष्ट्र। बताइए, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य बताइए। 3 राज्य समाहित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का 30% क्षेत्र इसी तीनों राज्यों में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताइए। क्षेत्रफल के क्रम में? हाँ, तो पहले राजस्थान ले लीजिए। महाराष्ट्र ले लीजिए। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये 52वां और 53वां और 55वां BPSC सब में पूछा है। 52, 53, 55 BPSC। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये सही है। ठीक ना। बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ऑप्शन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। बताइए इस ऑप्शन में उत्तराखंड होगा। सबसे छोटा इस ऑप्शन में कौन है? उत्तराखंड है। हाँ, राजस्थान का 12 है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ,
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? बिहार हो जाएगा। बिहार। 52वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब बिहार जो है जनसंख्या में तीसरा स्थान है, हाँ। और क्षेत्रफल में 12वां स्थान। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल से। हाँ? 13वां हो गया। अब 13वां हो गया है। तेलंगाना को गठन करने के बाद हाँ, बिहार को अब 13वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य बना दिया गया। 13वां राज्य बना दिया गया है। अब बताइए, असम कुल है केंद्रशासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? असम कितने राज्य से घिरा हुआ है? असम आपको हो गया कुल मिला के 7 राज्य से। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश नहीं से। है। महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती है। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ये क्वेश्चन आईएएस 2003 में पूछा था। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। बताइए अधिकतम। मंगलूर का होगा। बेंगलुरु का अधिकतम ऊंचाई, बेंगलुरु का ऊंचाई 910 मीटर है, दिल्ली का 218 मीटर है, और जोधपुर का लगभग 250 से 300 मीटर है, और नागपुर का 312 मीटर है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बेंगलोर का 910 मीटर। समझे? भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विषयों से विशेषताओं से युक्त है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। हम आपको विशेषता बोल रहे हैं और यह किस राज्य में है उसको आपको बोलना होगा। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। यह आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका विशेषता हम बोल रहे हैं, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्रफल वन मतलब आच्छादित है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। बताइए कौन है ये साथी? अरुणाचल प्रदेश। ये आईएएस में पूछा हुआ। देखिए आईएएस में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बानों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। बताइए। पश्चिम बंगाल। सन 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? 1953 में जब कर्नूल। जब आंध्र प्रदेश 1953 में अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन था? कर्नूल। आंध्र प्रदेश का भी राजधानी कौन है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद है। ठीक है। देश के राजधानी हैदराबाद है, ईटानगर। हैदराबाद है, वो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? बताइए तो। सबसे अधिक जिला किस प्रदेश? उत्तर प्रदेश में। वाह, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, तमिलनाडु में 38 जिला है, मध्य प्रदेश में 52 जिला, महाराष्ट्र में 36 जिला, बिहार में 38 जिला है। और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये बीपीएससी में पूछा था 66वीं में। ऑप्शन दिया जाए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। अभी लेह हो गया है। अब पहले इसके पहले कच्छ था, अब लेह हो गया है। अब कौन हो गया है? लेह हो गया। पहले कच्छ था। कच्छ तो अभी भी 45,674 किलोमीटर है। लेह का अभी भी 45,100 किलोमीटर है। हाँ, कच्चे है, अभी बड़ा कच्चे है। ना जो ये हुआ लेह का देखिए नहीं 45 अभी कच्छ ही है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किन राज्यों में कौन सा जिला सबसे बड़ा राज्य है? कच्छ है ना सबसे बड़ा राज्य है। 45,674। अच्छा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कौन? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कितनी जिला, कितना राज्य? सोनभद्र जिला का 4 राज्य। 4 राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। कौन कौन राज्य है, नाम बताइए? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है ना जिला, उसको 4 को राज्य टच करती है। एक हो गया छत्तीसगढ़, एक बिहार, एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया झारखंड। ये यूपी पीसीएस में पूछा था। अब देखिए आईएएस 2007 का क्वेश्चन आ रहा है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? 4 में से पहले तो आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। तमिलनाडु नहीं होगा भाई। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? ऑप्शन दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यही बनाता तेलंगाना राज्य। हाँ,
तो निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। सुमेल नहीं है। त्रिपुरा का हो गया अगरतला, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल होगा जो हाँ। आइजोल दिया गलत है। गुजरात की राजधानी बताइए तो कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। भारत के 29वें राज्य की राजधानी बताइए तो 29वें राज्य की राजधानी बताइए क्या? यही हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद होगा। 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जनवरी 2014 को। बस इसमें MPPCS में पूछ दिया था भारत के 29वां राज्य की राजधानी, नाम राज्य का नाम नहीं लिख दिया, बस 29वां राज्य की राजधानी पूछ दिया। हैदराबाद। तो इस तरह से हमारा पूरा भारत के का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? अधिकतम कौन सा राज्य कौन सीमा को? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य है? यही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? ऑप्शन दे रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। झारखंड। तो इस तरह से हमारा पूरा राज्य हो गया। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं। ये सब खाली आती है राजधानी है। अब हम सब लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन दीव कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना गठन के बाद राज्यों की कुल संख्या 29 हो गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 हो गया। शुरू में 28 था, शुरू में 28 था, फिर तेलंगाना अलग हो गया, 29 हो गया, फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। उसके बाद राज्य की संख्या कितना हो गया? 28 हो गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो राज्य की संख्या कितना हो गया? 28 हो गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, हाँ, दमन दीव। देखिए ऐसे, देखिए हम अब बोल रहे फिर से। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कितना हो गया? 8 हो गया। 5 और 3 8 हो गया, ठीक ना। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा लद्दाख का। लद्दाख का। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। और लद्दाख में 2 जिला शामिल है। कौन कौन जिला शामिल है? 2 जिला शामिल है। कौन कौन जिला? और कारगिल। लेह और कारगिल। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा केंद्र जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसमें 22 जिले शामिल है। जम्मू कश्मीर में कितना जिला शामिल है? ये पूछेगा। जम्मू कश्मीर में 22 जिला शामिल है 2019 की स्थिति के अनुसार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। बताइए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे बड़ा केंद्र लद्दाख हो गया। नहीं, लद्दाख हो। दूसरा नंबर कश्मीर हो गया। तीसरा जम्मू कश्मीर में 22 गो जिला हो गया। ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा हो गया कौन है? अंडमान निकोबार। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंट लीन नामक की 4 निग्रोटी जनजाति पाई जाती है। अंडमान में कौन कौन जनजाति पाया जाता है? 4 कौन बताइए? महा अंडमानी, हाँ, ओंगे, जारवा, ओंगे, जारवा और सेंट नीली। ओंगे, जारवा, सेंट नीली, महा अंडमानी, ये सब कहाँ पाया जाता है? देखिए, अंडमान में महा अंडमानी पाया जाता है, ठीक है। और जारवा, सेंट लीना, ओंगे और निग्रोटी जनजाति पाया जाता है, ठीक ना। निकोबार द्वीप समूह में निकोबार एवं सेम्पेन नामक मंगोलॉयड जनजाति पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में कौन जनजाति? मंगोलॉयड जनजाति पाई जाती है। सेम्पेन नामक मंगोलॉयड जनजाति। सेम्पेन नामक मंगोलॉयड जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। किसको? चंडीगढ़। हाँ, 1 नवंबर 1966 को
चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया 1 नवंबर 1966 को। 1966 हरियाणा और पंजाब, यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। हाँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 10 लाख माने 10.55 लाख, मतलब लगभग 10.5 लाख है। दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। दादर और नगर हवेली किस किस राज्यों से? गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। इसके दो भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 3.5 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। यह दो भागों में दमन और दीव में विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंभात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव के मध्य कौन खाड़ी है? दमन और दीव के मध्य खंभात की खाड़ी स्थित है। दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या लगभग 2,43,247 है। माने दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर। हाँ, लेकिन इसकी जनसंख्या देखा जाए दमन और दीव का तो 2,43,247 है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की क्या है? राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है बताइए? दिल्ली का क्षेत्रफल हो गया 1483 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जनसंख्या इसकी जनसंख्या लगभग 1.68 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.68 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1.68 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, जनसंख्या के दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, दिल्ली क्या है? सबसे बड़ा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लक्षद्वीप। लद्दाख तो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा। लक्षद्वीप सबसे छोटा है, ठीक ना। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप मतलब क्षेत्रफल से भी कम है, जनसंख्या में। हाँ, लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है बताइए? लक्षद्वीप की राजधानी हो गया कावारती। कावारती। पांडिचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। पांडिचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराइल और पांडिचेरी तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु के पास कौन है? कराइल और पांडिचेरी। कराइल और पांडिचेरी। पांडिचेरी। यमन, कराइल और पांडिचेरी तमिलनाडु के पास है, ठीक है। यनम आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे केरल के पास स्थित है। यमन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के पास। और माहे केरल के पास। माहे केरल के पास स्थित है। पांडुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या कितना है? 12.48 490 वर्ग किलोमीटर। क्या है इसका क्षेत्रफल? है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है पांडुचेरी का। क्षेत्रफल हो गया 4.90 वर्ग किलोमीटर। 490 वर्ग किलोमीटर। 490 वर्ग और किलोमीटर। जनसंख्या 12.5 लाख। क्या हो गया? 12.5 लाख के करीब। पांडिचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी। अब दमन द्वीप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या? दमन द्वीप। हाँ, दमन और दीव भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित। दमन द्वीप कहाँ है? भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात राज्य में स्थित। दमन द्वीप। दमन गुजरात के बिलास बलसाड़ जिले में के निकट है। दमन कहाँ है? वलसाड़ जिले के निकट। गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट। जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट है। दमन कहाँ है? दमन जो है हाँ, गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट है। और दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट है, अरब सागर के तट पर है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव पुर्तगाल शासन से स्वतंत्र हुआ था। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से पुर्तगाली से मैंने स्वतंत्र हुआ था दमन और दीव। दमन और दीव मैंने पहले पुर्तगाली के हाथ में था। हाँ, लेकिन इसको 19 दिसंबर 1961 को इससे क्या हुआ? मुक्त हुआ, स्वतंत्र हो गया गुजरात। हाँ, दमन और दीव वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बना का भाग था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य एवं दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 56वां संविधानिक संशोधन जब हुआ था 1987 में, हाँ। तो गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। हाँ, अब गोवा जब पूर्ण राज्य बना तो दमन और दीव पृथक को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हाँ। मैंने सब तीनों एक ही साथ था, गोवा और दमन और दीव एक ही साथ था। लेकिन 56वां संविधानिक संशोधन जब 1987 में हुआ तो गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया।
और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसको याद रखिए। गोवा किस संविधान संशोधन से सुन रहा था? 56वां संविधान संशोधन 1987 का। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात राज्य के बलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे दो भागों मोती दमन और नौनी दमन में बांटती है। मोती दमन और नानी दमन। दादर और नगर हवेली के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जी सर। दादर और नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली ने कब अधिकार किया दादर नगर? दादर और नगर हवेली पर अच्छा, जून 1783 ईस्वी में पुर्तगालियों ने उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। 2 अगस्त 1954 को दादर नगर हवेली पुर्तगाल शासन से स्वतंत्र प्राप्त हुआ। कब स्वतंत्रता मिली? 2 अगस्त 1954। 2 अगस्त 1954। हाँ, ये जो दादर और नगर हवेली क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया 2 अगस्त 1954। 54। वर्ष 1954 से 61 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद जिसका नाम स्वतंत्र दादर और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था के द्वारा किया गया था। वर्ष 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। दादरा और नगर हवेली को 1961 में भारत गणराज्य में मिला दिया, ठीक ना। भौगोलिक रूप से दादर और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन जो है ना, गंगा नदी दादर और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो है इससे भी होकर, मतलब दमन जो है ना, गंगा नदी दादर और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। अब हम सब लोग इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य हो गया दिल्ली। इसलिए केंद्र शासित की चर्चा करना संघ राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे शासित प्रदेश नहीं। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख हो गया 26 जनवरी। उससे पहले दिल्ली। हाँ, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा लक्षद्वीप था। पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पांडुचेरी कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र आंध्र प्रदेश। बताइए तो इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। त्रिपुरा नहीं होगा। सिलवासा की राजधानी क्या बताइए? सिलवासा की राजधानी आपका हो गया यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी दादर नगर हवेली की राजधानी? दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा की राजधानी दादर नगर हवेली। हाँ, देखिए इसका हाँ ठीक, बताइए तो। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में भी स्थित है। बताइए तो। देखिए अब तो ये हो गया पूरा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश में बस इतना ही काफ़ी है। हम सब लोग इसका पूरा फुल डिस्कशन कर लिए हैं और इसका क्वेश्चन भी जो भी देख लिया। अब जो प्रमुख आता है जनजाति आता है, जो कि काफ़ी प्रमुख होता है। सभी एग्जाम में बहुत सारा ही पूछा जाता है जनजाति के बारे में, तो हम सब लोग जनजाति के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है जनजाति में। जनजाति काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में 1 या 2 आता ही आता है जनजाति। तो चलिए, भारत की प्रमुख प्रजाति या जनजाति। देखिए, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। भारतीय संविधान क्या अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है? भारत संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है।
जनजाति क्षेत्रों के अनुसार सात बांटा गया देश। देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। वह क्षेत्र बताइए कौन कौन है। पहला उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। बताइए तो जनजाति क्षेत्रों के अनुसार देश को कितने भागों में बांटा? 7 भाग। तो बताइए पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र, ठीक ना। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति पाई जाती है? 8.6%। कितना? 8.6% पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में जनजाति नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील है। इसकी जनसंख्या, हाँ, सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील जनजाति सबसे बड़ा है। कहाँ निवास करती है भील जनजाति? किस राज्य में? और आप बताइए, गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य। गोंड कौन है? दूसरा जनजातीय समूह। सबसे बड़ा जनजाति कौन है? दूसरा गोंड है। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर का नाम संथाल एवं नेकदा। संथाल और नेकदा जनजाति। तीसरे नंबर पर हो गया संथाल। हाँ, चौथे नंबर पर नेकदा और 5वें नंबर पर हो गया उराव। तो इसका क्रम याद कर लीजिए। पहला सबसे कौन है? संथाल है, पहले भील, तब संथाल, गोंड, तब संथाल, संथाल, तब नेकदा, तब उराव। भील, उसके बाद गोंड, संथाल, नेकदा, उराव। ठीक है। बताइए भारत की प्रमुख जनजातियां। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। बताइए तो थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति यह हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति कौन धर्म मानता है? ये पूछ रहे कि बिहार में थारू जनजाति निवास करती है कि नहीं करती है? करती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नैनीताल में और गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में और बिहार में भी निवास करती है। बताइए थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। हिंदू धर्म को मानता है फिर भी दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। इसके संयुक्त परिवार की प्रथा है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश को माने जाते हैं। थारू किस वंश से माने जाते हैं? थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पूछेगा उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति। भोटिया एक भोटिया की जनजाति है। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भोटिया जनजाति कहाँ करती है? उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। हाँ, और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। भोटिया जो है भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया किस प्रजाति के होते हैं? भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, वही भोटिया जनजाति। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाया जाता है। भोटिया कहाँ पाया जाता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भोटिया सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। अच्छा, कौन जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? यही है क्या? थारू जनजाति जो है हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाता है। पता है जौनसारी उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाला कृषक जनजाति है। जौनसारू कहाँ है? जौनसारी जो है उत्तराखंड में स्थानीय निवास करने वाला कृषक जनजाति। उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाला कृषक जनजाति है। जौनसारी। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तराखंड में भी जौनसारी पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी जौनसारी पाया जाता है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में? जौनसारी। मतलब कि इसमें बहुपति मतलब कि एक से अधिक पति, एक महिला को एक से अधिक पति। बहुपति किस जनजाति में?
यही जौनसारी, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल, पेरी, गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी होता है। नहीं सॉरी, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा मोड़ा पाया जाता है, बहुपति, ठीक ना। बुक्सा, एक कहते हैं बुक्सा जनजाति, यह उत्तराखंड के नैनीताल, पेरी और गढ़वाल जिले के मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। हाँ, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में? बुक्सा उत्तराखंड। बुक्सा जनजाति, है जी। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश है। बुक्सा जनजाति किस वंश है? राजपूत वंश से संबंधित। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से कौन जनजाति है? बुक्सा जनजाति। ये सबको बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत पूछता है। राजी जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राजी जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। राजी को क्या बोलाता है? बनरौत। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की जूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। राजी जनजाति में कृषि कौन प्रथा है प्रचलित है? जूमिंग प्रथा। एक होता है खरवार जनजाति। खरवार और खेरवा जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में निवास करती है। हाँ, खरवार जनजाति स्वभाव से अत्यंत करोधी होता है एवं शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होता है। कौन जनजाति? खरवार। यह उत्तर प्रदेश की, खरवार एक जनजाति का नाम है। खरवार जनजाति। हाँ, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया में। उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में पाया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित होता है और बहुत, हाँ, बहुत बलवान भी होता है। हाँ, इसी जनजाति। यह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। हाँ, उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। कौन? खरवार। अब देखिए गद्दी के बारे में पढ़िए। गद्दी पूछता है, गद्दी, गोंड ये सब पूछता है, भील ये सब पूछता है, संथाल ये सब पूछता है। देखिए गद्दी, यह जनजाति पश्चिम हिमालय के धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगन तथा चंबा आदि जिले में निवास करती है, ठीक ना। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या कितना है? 1.5 लाख है। गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी में की मुख्य जनजाति कौन है? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरहा, लाहौर, बाड़ी आदि प्रमुख है। अब देखिए गोंड के बारे में ध्यान से पढ़िए, ठीक। ये गोंडवानालैंड के मूल निवासी हैं। कहाँ के? गोंडवानालैंड के मूल निवासी, जिसका इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। तो गोंड जनजाति बहुत जगह पाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में पाता है। ये लोग मुख्यतः आखेटक तब मछली पर निर्भर रहता है। कैसा? आखेटक मतलब कि शिकारी करता है और मछली पर निर्भर रहता है, ठीक ना। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों का आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। गोंड जनजाति कम वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियों को लेकिन आभूषण पहनने का बहुत शौक है गोंड का, परंतु स्त्रियों का आभूषण पहनने का बड़ा शौक है, ठीक है। पशु बलि इनकी महत्व प्रथा है। पशु बलि इसकी महत्वपूर्ण प्रथा है। किसकी? गोंड का। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड जनजाति क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है। लेकिन दूसरा पूछ देगा तो दूसरा वही खरवार। गोंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति है। दूसरा कौन है? खरवार। भील के बारे में पढ़ते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रांत में पाया जाता है। भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में निवास करता है। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य बहुत ही प्रचलित है। भीलों की संस्कृति में कौन नृत्य? घूमर नृत्य। हाँ। अब संथाल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, थारू हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, इस सब के बारे में ध्यान रखना होगा। संथाल, यह जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र के निवासी हैं। वर्ग 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। संथाल कहाँ कहाँ निवास करते हैं? बिहार, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलता है। इनकी शारीरिक रचना संथाल जनजाति, संथाल का शारीरिक रचना किससे मिलता है? द्रविड़ लोगों से मिलता है। इनका मुख्य आहार चावल होता चावल है, हमें लोग जैसा होगा। है। हाँ, अब देखिए कौन है? मुंडा। मुंडा जनजाति। यह जनजाति कहाँ? पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा झारखंड में है। मतलब हाँ सॉरी, मतलब जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, लगभग इस सब निवासों में इस राज्य में निवास करता है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाते हैं, जैसे भागे, फागु, कर्म, सरहुल, सोहिरा प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। सरहुल त्यौहार कैसा है? एक तरह का फूलों का त्योहार है। सरहुल त्यौहार कौन मनाता है? मुंडा लोग। अब होता है कोरवा जनजाति। कोरवा, हाँ कोरवा जनजाति अब पढ़ते हैं। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोरवा कहाँ पता है? झारखंड और छत्तीसगढ़ में। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल, फल एवं शिकार पर निर्भर करता है। कौन? कोरवा। कुछ कोरवा कृषक भी होते हैं। कोल, अब कोल के बारे में पढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाले इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। कोल का। मंगानियर, राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाले मुस्लिम जनजाति है। मंगानियर में यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए कैसा है? विख्यात है। मंगानियर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाया जाता है। कौन? मंगानियर। खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। खासी कहाँ कहाँ निवास करती है? नींद आ रहा है? नहीं तो नींद नहीं आ रहा, बोलिए ना। खासी जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है? खासी जनजाति आपको पाया जाएगा उत्तरी पूर्वी राज्यों, मेघालय, असम, मिजोरम। ये जनजाति झूमिंग कृषि करती है। जो कौन जनजाति? ये जो खासी जनजाति जो है झूमिंग कृषि भी करती है। एगो राजी जनजाति भी झूमिंग प्रथा वहाँ है, समझे? खासी पहाड़ी भी ना एक गारो खासी जनजाति मेघालय में हाँ निवास नहीं करती ना। गारो खासी वही मिजोरम में निवास करता है। मेघालय मिजोरम में। अब देखिए एक होता है टोडा। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडा और टुडरा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। टोडा कहाँ का वंशज है? आर्यों का वंशज है। दावा है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। टोडा में भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है और जौनसारी में भी। टोडा और जौनसारी दोनों में बहुपति प्रथा। टोडा और जौनसारी। टोडा और जौनसारी में कौन प्रथा है? बहुपति विवाह प्रथा है। और कौन जनजाति दीपावली शोक मनाता है? थारू। हाँ थारू, ठीक है थारू। जारवा, इसको याद रखिए। भारत का सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। जारवा कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करता है। इनके आवासीय क्षेत्र को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। मतलब जारवा जहाँ रहता है वहाँ मानव को जाना मना है। हाँ, क्योंकि वह मार देता है। नहीं माने आदमी के बारे में इसको पता ही नहीं। आदमी के बारे में इसको पता नहीं है। जारवा भारत में और देखिए आगे पढ़ते हैं। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। यह निग्रोटो प्रजाति के हैं। सेम्पेन सेंटलियनली जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सेम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा यह मंगोलियाड प्रजाति का, इससे पहले बताए थे ना, कैसा प्रजाति का है? कौन? यह जो सेंटलियनली है, सेम्पेन है। सेंटलेनी उत्तर सेंट नील द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमान जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। अब देखिए नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं। नागा जनजाति कौन कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि नागा जनजाति करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नग्ने रहता है। हाँ, मतलब कम कपड़ा पहनता है। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बेगा आदि प्रमुख हैं।
राजस्थान की प्रमुख जनजाति बताइए तो। राजस्थान भील, मीना, सारिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया आदि प्रमुख है। भील, मीना, सरिया, गरसिया, दामोदर, पटेलिया। दामोर, पटेलिया आदि। भील ने मीना को सहारा लाया और गर लगते उसको पटा लिया। चांग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है। चांग्या कौन की जनजाति है? ये तिब्बतीय कहाँ की? तिब्बतीय जो कि अर्ध खानाबदोश है, तिब्बती प्रजाति समूह जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या कितना है? 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कमजोर होने की निम्नलिखित विशेषता होती है। ये विशेषता है कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, मतलब अर्थव्यवस्था का पूरा नीचा हुआ स्तर। ये भी पढ़े। आदिम जनजाति के बारे में देखिए, तब जनजाति हो गया। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जारवा कहाँ पाया जाता है? जरवा आपका हो गया जरवा आपका हो गया अंडमान निकोबार। अंडमान। कुकी? कुकी आपका हो गया मणिपुर। थारू आपका हो गया उत्तर प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। अब देखिए, जरवा हो गया अंडमान निकोबार, हाँ। कुकी हो गया मणिपुर, हाँ। थारू हो गया उत्तर प्रदेश, गोंड हो गया मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, IAS 1997 में पूछा था। देखिए डैश ये पीले वर्ग के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूट फूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ कहाँ से बताइए? मंगोलॉयड जनों से। मंगोलॉयड, ये अंडमान निकोबार में मंगोलॉयड जनजाति पाया जाता है ना। अब देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? बताइए तो। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? मंगोलॉयड। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कौन सी प्रजाति? संथाल। कहाँ की है? संथाल, दक्षिण भारत। नहीं, संथाल है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया संथाल है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए। ये आपका पाया जाता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में 60वीं और 62वीं BPSC में यह क्वेश्चन पूछा था। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति कहाँ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में। ये पढ़े हैं इस जगह द्रविड़ियन प्रजाति, ठीक है ना? द्रविड़ियन प्रजाति दक्षिण भारत में। हाँ, द्रविड़ियन लोगों में मिलता है। इसका मुख्य आहार संथाल, जैसे संथाल क्या होता है? द्रविड़ लोगों से मिलता जुलता है संथाल। वही ना, इसका मुख्य आहार चावल होता है। हाँ, इसका मुख्य आहार चावल होता है। अच्छा अब देखिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, ये तो हो गया। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह कहाँ है? बताइए। असम का श्वेतभोग गिबन। असम का श्वेतभोग गिबन में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? नहीं की गई? हरियाणा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। हरियाणा में ये BPSC 56 और 59 में पूछा था। हरियाणा में जनजाति नहीं पाया जाता है। अब बताइए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक मनाते हैं? थारू। UP PCS में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक में मनाते हैं? थारू। बताइए। भारत के निम्नलिखित, हो गया। थारू लोग का निवास कहाँ है? थारू लोग का निवास है उत्तर प्रदेश। अभी पढ़े हैं ना जी, उत्तर प्रदेश कहाँ है? ऑप्शन में क्या क्या है बोलिए ना। थारू उत्तराखंड। थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हाँ, मुख्य रूप से उत्तराखंड। हाँ, मुख्य रूप से। अच्छा, उत्तराखंड। बताइए। थारू लोग का निवास कहाँ? बताइए, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। गद्दी धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में गद्दी होता है। गद्दी लोग निवासी कहाँ का है? गद्दी लोग निवासी हो गया आपको हिमाचल प्रदेश का। वही मतलब कि ये धौलाधर श्रेणी का। हाँ, हिमाचल प्रदेश का हो गया। संथाल निवासी कहाँ का बताइए? संथाल निवासी पूर्वी भारत का। संथाल निवासी पूर्वी भारत के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। कौन सुमेलित नहीं है? संथाल छत्तीसगढ़ नहीं है। संथाल छत्तीसगढ़ नहीं है। संथाल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है।
संथाल जो पाया संथाल जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब में पाया जाता है, ठीक ना। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला। बुपला। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप बुपला। बापला या बुपला। ऋतु प्रवास क्या करते हैं, कौन जनजाति बताए थे? भुटिया। भूटिया। ऋतु प्रवास भूटिया। घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। बोडो निवास है कहाँ? बोडो निवास है ये गारो पारी। बोडो निवास गारो पारी। बोडो निवास है गारो खास खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या? मेघालय में गारो खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम, मिजोरम राज्यों में पाया जाता है। बोलने वाली जनसंख्या। हाँ। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला, डाफर। चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है बताइए? सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड हो गया। भारत का सबसे बड़ा गोंड हो गया। देखिए ऑप्शन में देखिए, टोडा, गोंड, भील, गारो। कौन है? गोंड होगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सबसे ज्यादा गोंडे होगा। भील। भारत में सर्वाधिक जनजाति भील की है। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड की है। हैं? गोंडे ना होगा जी, गोंड की है। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो हो जाएगा गोंडे होगा। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति। हाँ तो गोंडे ना होगा भारत में। देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति भील होगा। भील हो जनसंख्या गया? की दृष्टि से जो जनसंख्या दृष्टि से भील होगा, जो विकल्प में नहीं है। देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। गोंड थी। हाँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड थी, समझे ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनजाति कौन हो गया? भील हो गया। भील जनजाति हो गया। गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या इतना कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है गोंड। देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? सर्वाधिक बड़ी जनजाति भारत का सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत बताइए, टोडा एक जनजाति कहाँ निवास करता है? निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। टोडा नीलगिरी की पहाड़ी। टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? नीलगिरी पहाड़ी। टोडा की मुख्य निवास क्षेत्र है नीलगिरी की। अंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोरपित हो। अंडी और ओपोरपित नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा है? बहुपति विवाह का हो गया टोडा। एगो और था जौनसारी। बताइए सरहुल त्योहार किस जनजाति मनाता है? कौन जनजाति? उराव। सरहुल त्योहार उराव जनजाति मनाता है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है कौन है? यही हो जाएगा मुंडा। मुंडा भी सरहुल मनाता है, उराव भी संधूल मनाता है। मुंडा भी सरहुल त्योहार क्या होता है? घुमकड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? जो उराव का। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि ठंडा रहता है। घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है। बताइए तो भोटिया जनजाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश। खासी मेघालय। टोडा तमिलनाडु। संथाल झारखंड। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। बताइए बिहू कहाँ होता है? बिहू असम। और पोंगल हो गया आपका तमिलनाडु। अब बैसाखी पंजाब। ओनम केरल। गोवा का अति भाषा पूछिए ना। गोवा का। अच्छा बताइए गोवा का कहाँ भाषा है बताइए? कोंकणी। मेघालय का। अच्छा हम सब लोग भाषा अभी नहीं पढ़े ना। भाषा बाद में आप पढ़िएगा। चलिए अच्छा ये बताइए गोवा की कहाँ की भाषा है? कोंकणी की। और मेघालय की खासी। नागालैंड आंगमी। सिक्किम का नेपाली भुटिया लेप्चा। हाँ। आगामी जो हो गया आपको कहाँ हो गया आगामी? देखिए अच्छा भील जनजाति कहाँ पाया जाता बताइए? भील जनजाति तो राजस्थान महाराष्ट्र में।
भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान सभी में पाता है भील जनजाति। ऑप्शन के अनुसार मानना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछा था 48वां और 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए तो, सब तो वही है। अच्छा बताइए, थारू जनजाति बताइए तो। उत्तर प्रदेश, थारू उत्तर भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी कहाँ? हिमाचल प्रदेश, मुंडा 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 तो ये हो गया झारखंड। झारखंड। अच्छा, जौनसारी जनजाति कहाँ पाता है? जौनसारी आपका हो गया उत्तराखंड। संथाल झारखंड। झारखंड में। भील भील हो गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। लेप्चा लेप्चा हो गया सिक्किम। जनजाति। हाँ, लेप्चा सिक्किम जनजाति है। सिक्किम। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है बताइए? भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्या है? 7 खंडों में बांटा हुआ है। सांस्कृतिक नहीं, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार, उसको क्या आधार पूछता है? आधार, विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अच्छा, हाँ। देखिए, पहाड़ी कोरबा जनजाति किस जिले में होता है? जसपुर जिला में। पहाड़ी कोरबा। हाँ। पहाड़ी कोरबा हो गया जसपुर। बेगा बैगा मंडला जिला। मंडला। मारिया पतालकोट और सहरिया ग्वालियर। मरिया पतालकोट और सहरिया ग्वालियर। अब पहाड़ी कोरबा हो गया जसपुर। अब बैगा हो गया। अच्छा बताइए, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करता है? टोडा जनजाति मुख्यतः टोडा हो गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में निवास करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है। क्या ये सही है? ये सही है। सही है, माने ये परिभाषित संविधान में नहीं किया गया। हाँ, मतलब इसमें पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, नहीं है। देश के कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। हाँ, सही बात है, ये सही है। ये गलत है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है। ये भी सही है। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें तो सब वही सब पूछ रहा है। अच्छा बताइए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, ओंजे जनजाति पढ़े है ना? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो है निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बोलिए आप सब भी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सेम्पेन जनजाति पाई? बताइए तो। सेम्पेन जनजाति जो है निकोबार सेम्पेन है। सेम्पेन निकोबार द्वीप समूह। हाँ, सेम्पेन। जारवा कहाँ पाया था बताइए तो? निकोबार में। अंडमान निकोबार में। जारवा निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार में जारवा हो गया। बताइए, भारत की सर्वाधिक आध जनजाति है? आध। जारवा। माने आधा। आध मतलब जारवा जनजाति की जारवा आध है। मंगानियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। कौन सा आदिम जनजाति बताइए? कबर, कोरा, करमाली, कोरबा। आदिम कोरबा हो जाएगा। आदिम कोरबा। झूमिंग कौन करता है बताइए? ऑप्शन दे रहे हैं। भोटिया, खासी, संथाल, टोडा। अरे झूमिंग खासी करता है। झूमिंग खासी। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? कत्था बनाने वाला कत्था बनाने वाला जनजाति खेरवाड़ है। कत्था बनाने वाला जनजाति खेरवाड़। अच्छा बताइए, भील कहाँ पाता है? राजस्थान में। टोडा तमिलनाडु में। जारवा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। गद्दी कहाँ पाया था बताइए तो? गद्दी हो गया आपको यहाँ महाराष्ट्र में पाया जाता भील जनजाति। बताइए, गद्दी हिमाचल प्रदेश। टोडा हो गया यहाँ पे तमिलनाडु में। खासी मेघालय। नागा मणिपुर। हाँ। अच्छा बताइए, कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम नोटिया कहाँ पे पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। हलाम नोटिया कहाँ पाया था? हलाम नोटिया त्रिपुरा में। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उराव। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उराव। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बगला कहते हैं पाया जाता है? भुंजिया। रसोई घर भुजिया, लाल बगला कहते हैं। किस जनजाति को आजीवक पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमार जनजाति का आजीवक पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं।
किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? बैगा बैगा का। बैगा की बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिलमा नृत्य बैगा के द्वारा। बिलमा नृत्य कहाँ पाया जाता है? अच्छा, बैगा कहाँ पाया जाता है? बैगा आपका यहाँ पाया जाएगा, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अब बिलमा नृत्य किसका है? बिलगा बैगा का। बैगा का बिलमा नृत्य। किसका है बैगा का? गोदना गोदने वाला अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा, ये पूछिया था। ओझा। गोदने वाला टेस्ट में भी आया था। हाँ, गोदना गोदने वाला कौन है? ओझा। ओझा। ओझा जनजाति गोदना गोदने वाला अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ओझा, गोदना गोदने वाला कौन है? ओझा। गोदने वाला ओझा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। नहीं, गोंड गोंड अगरिया सही है। बेगा बिजवार। भाड़िया भाड़िया का तो पटियाला ये गलत है। कोरकू महार ये गलत है। कुरकू का जो हो जाएगा ना उपजाति, मोबा सिरुमा हो देखिए, जब पटियाला जो है ना, भील जनजाति का उपजाति है, ठीक ना। महार तथा महार अनुसूचित जनजाति है। बताइए तो। अब तो भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में के प्रांत में? भरमौर जनजाति भरमौर जनजाति किस प्रांत के क्षेत्र में नहीं पता। भरमौर जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में। भरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये 66वां बीपीएससी का जो हुआ था ना 2020 में, री एग्जाम जो हुआ था ना, री एग्जाम जो अब की बार, जो इससे पहले 66वां हुआ है ना, हाँ, री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा था भरमौर जनजाति किस क्षेत्र प्रांत में है? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। भरमौर का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। ठीक है। बताइए तो, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाया जाता है? तमरिया जनजाति तमरिया जनजाति झारखंड में। झारखंड। तमरिया। झारखंड। तो हम सब लोग भाषा पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जनजाति पूरा फुल हो गया, हम सब लोग भाषा पढ़ते हैं। देखिए, भाषाएं। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। सबसे ज्यादा कौन भाषा बोली जाती है? सबसे ज्यादा हिंदी के बाद बांग्ला बोला जाता है। बांग्ला विश्व के 6ठे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। बांग्ला विश्व की 6ठा। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ता की संख्या 267.65 मिलियन है। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं हैं। मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। भारत यूरोपीय भाषा में कौन कौन भाषा आता है? भारत यूरोप भाषा में मराठी, संस्कृति, पाली, अंग्रेजी और प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती। ये भारत यूरोप भाषा है। और द्रविड़ भाषा में कौन कौन आता है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ओराम। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड और ओराम, ये द्रविड़। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में कौन कौन आता है? खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज। ऑस्ट्रो एशियाटिक में होता है खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज। यह भारत जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। ये खासी, संथाली, मुंडारी ये सब जो है भारतीय जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। शास्त्र भाषा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र भाषा पूछता है एग्जाम में। शास्त्र भाषा अब की बार तो काफी पूछा था एग्जाम में। शास्त्र भाषा नहीं पूछा था, रेलवे का जो एग्जाम हुआ। भारत सरकार द्वारा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम एवं उड़ीसा को शास्त्र भाषा के रूप में घोषित किया गया। शास्त्र भाषा कितना बताइए? 200 है। शास्त्र भाषा कितना है? कुल मिलाकर कितना है? 204 है। 2004। शास्त्र भाषाएं कितनी है? कितनी है? मतलब क्या गो शास्त्र भाषाएं? 6 गो है। देखिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसा। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। शास्त्र भाषाएं कितनी है? 6। बोलिए नाम। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इस तरह से बोलिए। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। देखिए, अब इसका कब कब गठन हुआ उसको देखते हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया। अब इसका कब कब गठन हुआ देखिए। तमिल भारत की पहली भाषा है। शास्त्र भाषा में सबसे पहली भाषा कौन है? तमिल पूछ देता है ये भी। शास्त्र भाषा में सबसे पहली भाषा तमिल भाषा जो कि 2004 में बनाया गया। पूछी गई है। 2004 में इसको शास्त्र भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। किसको? तमिल को। और संस्कृत को 2005 में। संस्कृत को 2005 में। हाँ। कन्नड़ एवं तेलुगु को
2008 में, कन्नड़ और तेलुगु को, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ और मलयालम को 2013 में, मलयालम को 2013 में, और ओडिया को 2014 में। सबसे नवीनतम भाषा कौन है? तमिल सबसे नवीनतम ओडिया। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल, जिसको 2004 में मान्यता मिला। संस्कृत को 2005 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और ओडिया को 2014 में। ओडिया को 2014 में। सरकार द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्र भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। वो शर्त हम सब लोग देखते हैं, ठीक है। इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास हो, मतलब 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का इसका इतिहास रहना चाहिए। प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाली समुदाय से प्राप्त नहीं है। शास्त्र भाषा और साहित्यिक आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्र भाषा तथा इसके अगले रूपों के बीच अंतराल भी हो सकते हैं। ये सब इसके चार इसके जो है ना शर्तें हैं, कैसे कैसे शास्त्र भाषा को उसको मान्यता देगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। भारत के संदर्भ में हलवी हो और कुई पद किसे संबंधित है? भारत के संदर्भ में हलवी हो और कुई पद किसे संबंधित है? IAS प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बताइए। अलबी हो और कुई जो है ना एक जनजाति भाषा है। अलबी हो कुई एक कैसा है? जनजाति भाषा। ये IAS प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा है? बांग्ला। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका है? बांग्ला का। ये IAS प्री 2019-93 में पूछा हुआ था। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी भाषाई समूह है? ऑप्शन दे रहे हैं, सीनो तिब्बत, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रियो एशियाटिक, द्रविडियन। इंडो आर्यन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की है? मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल। आस्ट्रिक एशियाटिक की, खासी की, जो कि ये जो है ना ये क्वेश्चन 1998 IAS में पूछा। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की भाषा है? हम आप सब लोग को पहले भी एक मतलब पूरा समूह बता दिए। कितने समूह में भाषा बांटा हुआ है? 3 समूहों में। एक यूरोपीय भारतीय यूरोप भाषा, एक द्रविड़ भाषा, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। 3 समूह में बांटा हुआ है भाषा, ठीक ना। तो बताइए, तो अब वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया बताइए तो? क्या हो गया? ओडिया को। तो इस तरह से हमारा पूरा भाषा आज खत्म हो गया। इसके आगे जो अफवाह तंत्र है, क्या आप सब लोग मतलब कि करना चाहते हैं? हम सब लोग अफवाह तंत्र कल करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग इसी वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा लगे तो काफ़ी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।